हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्र कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर का क्या प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग पहला लेक्चर में देखे थे कि किसी भी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो चार कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं: नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, लोड कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद हम देखे थे कि उसको किसके किसके बीच ड्रा करते हैं और सारे कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा किए थे। अब हम लोग हर एक जनरेटर के लिए एक एक करके सारे कैरेक्टरिस्टिक को ड्रा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तभी जब हम फर्स्ट वाला इससे पहले लेक्चर में जो हम एग्जाम्पल लिए थे वो सारे के सारे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का एग्जाम्पल था। तो जिस तरह से उसमें कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किए थे, सारे कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का उसी तरह से होगा। तो हम लोग दोबारा से सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं ड्रा करेंगे, जो कल ड्रा किए थे वही सारा हो जाएगा इसका। इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है। वो क्या चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपको रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म या बोल सकते हैं रेसिड्यूअल फ्लक्स, रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म या रेसिड्यूअल फ्लक्स। रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की जरूरत नहीं होता है, यानी इसमें अगर रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म या रेसिड्यूअल फ्लक्स नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। ठीक, इसको इतना ध्यान रखिएगा कि सेपरेटली एक्साइटेड में रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म या रेसिड्यूअल फ्लक्स की जरूरत नहीं होता है। अभी तुरंत समझेंगे कि क्यों जरूरत नहीं होता है। थोड़ा सा समझिए अब डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक समझिए, और डीसी जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि रेसिड्यूअल फ्लक्स का इसमें क्यों जरूरत नहीं आ रहा था। तो देखिए, हम शंट जनरेटर का फिगर बना रहे हैं। शंट जनरेटर, यहाँ पे लोड लगता है और वाइंडिंग को हम लोग आर्मेचर के साथ शंट में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब इसमें जनरेटेड ईएमएफ ईजी है, आरए इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस है। इससे जो जाने वाला करंट है फील्ड करंट है, इसका रेजिस्टेंस आरएफ है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं इसमें वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है। जैसे हम पहला देख रहे थे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जनरेटेड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है उसका प्रोसेस क्या है। उसमें तो हम लोग देख रहे थे कि जो ईजी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईए, यानी हम लोग फील्ड करंट को बढ़ा रहे थे तो उस कंडीशन में जनरेटेड ईएमएफ बढ़ते जा रहा था और ग्राफ प्लॉट कर दिए थे। लेकिन आप हमको ये बताइए कि यहाँ फील्ड करंट कहाँ से आएगा। यहाँ तो आप कोई सप्लाई नहीं दिए हैं, तो फील्ड करंट यहाँ आपको आएगा कहाँ से। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे ये जनरेटर है, शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर को हम लोग ड्राइव किए रेटेड स्पीड में। ये आपका फील्ड करंट है और ये जनरेटेड ईएमएफ। तो शंट जनरेटर को हम लोग रेटेड स्पीड पे ड्राइव किए। तो रेटेड स्पीड पे ड्राइव किए तो हम आपको बताया था कि उसमें कुछ रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म होता है। तो उस रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म के कारण कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, ई रेसिड्यूअल किस पे निर्भर करेगा। ई रेसिड्यूअल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई रेसिड्यूअल। अभी इसमें कोई फील्ड करंट नहीं जा रहा है, अब दे ही नहीं रहा है कोई सप्लाई, तो इसमें कोई फील्ड करंट नहीं जा रहा है। हम रेटेड स्पीड पे चलाए, एन रेटेड, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ई रेसिड्यूअल किस पे निर्भर किया, फाई रेसिड्यूअल और एन रेटेड पे। तो जब कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ बहुत कम, 4 वोल्ट 6 वोल्ट के बराबर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उस ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अब इसमें देखिए लोड तो ओपन है, अब इसमें करंट जाएगा आईएफ। तो आईएफ करंट जाएगा, तो लोड ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो बहुत कम मात्रा में हुआ, तो बहुत कम मात्रा में ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो बहुत कम मात्रा में आईएफ यानी फील्ड करंट जाएगा। तो बहुत कम मात्रा में फील्ड करंट जाएगा, लेकिन फील्ड करंट जाएगा बहुत कम जाएगा, लेकिन फील्ड करंट जाएगा, यानी कुछ ना कुछ फ्लक्स अब इस फील्ड करंट के कारण भी आने वाला है। तो जो फील्ड करंट के कारण फ्लक्स आ रहा है और रेसिड्यूअल फ्लक्स पहले से था, तो अब दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएगा। दैट मींस फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया। अब जब फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया तो हम लोग जान रहे हैं कि जो ईएमएफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई एल। तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ा
इस फील्ड करंट के कारण तब फ्लक्स का वैल्यू बढ़ा तो उस कारण से ईएमएफ का वैल्यू बढ़ेगा। अब जब ईएमएफ का वैल्यू बढ़ेगा तो फिर से इसमें और ज़्यादा मात्रा में करंट जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट में करंट जाएगा। तो और ज़्यादा अमाउंट में करंट जाएगा तो इसका मतलब और ज़्यादा अमाउंट में आप इस बार फ्लक्स जनरेट करेगा। तो और ज़्यादा अमाउंट में फ्लक्स जनरेट करेगा तो इस बार क्या होगा, और ज़्यादा अमाउंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब और ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो फिर से अब ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, यानी आईएफ यानी फील्ड करंट के जाने के कारण फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स के कारण ईएमएफ बढ़ा, और ईएमएफ के कारण फिर से फ्लक्स बढ़ा यानी फील्ड बढ़ा, फील्ड बढ़ा यानी फ्लक्स बढ़ा। अब फिर से फील्ड बढ़ा यानी फ्लक्स बढ़ा तो फिर से ईएमएफ बढ़ेगा, फिर से ईएमएफ बढ़ेगा तो फिर से फील्ड करंट बढ़ेगा, फिर से फील्ड करंट बढ़ेगा, फिर से फ्लक्स बढ़ेगा, और ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू रहता है। तो इसी तरह से इसमें आपका शंट जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। यानी देखिए सबसे पहले इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, कोई भी फील्ड करंट नहीं था, तो इस ईएमएफ के कारण कुछ फील्ड करंट पास करना स्टार्ट हुआ, और उस फील्ड करंट के कारण कंसिक्वेंटली जैसे मान लेते हैं इस ईएमएफ के कारण इतना फील्ड करंट जनरेट हुआ। अब इस फील्ड करंट के कारण फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने के कारण कुछ ईएमएफ जनरेट हुआ इतना। अब इस ईएमएफ के कारण फील्ड करंट और बढ़ेगा, और फील्ड करंट बढ़ेगा IF1 IF2, फिर फील्ड करंट बढ़ेगा तो इसके कारण फिर से ईएमएफ बढ़ेगा। तो इसी तरह से वोल्टेज बिल्डअप होता है आपका शंट जनरेटर में। ये प्रोसेस आपका है शंट जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप का। अब एक समय ऐसा भी आता है कि ईएमएफ तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन ईएमएफ बढ़ते जाने के कारण आपका फील्ड करंट बढ़ रहा है, लेकिन फील्ड करंट बढ़ने के कारण फ्लक्स नहीं बढ़ता, कोर आपका सैचुरेट कर गया उस कारण से। तो आपका यहाँ पे जो वोल्टेज आउटपुट मिलने वाला है वो हो जाता है कांस्टेंट, आपको आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। तो ये जो हम प्रोसेस बताएं ये क्या था, वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में किस तरह से वोल्टेज बिल्डअप हुआ, हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में फील्ड में तो कोई करंट नहीं दे रहे थे, यानी हम लोग फ्लक्स जनरेट करवाने के लिए कोई करंट नहीं दे रहे थे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मटेरियल के अंदर में कुछ रेसिडुअल फ्लक्स रहता है। तो उस रेसिडुअल फ्लक्स के कारण क्या हुआ कि हम लोग जब रेटेड स्पीड पे घुमाए तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण क्या हुआ कि उस ईएमएफ के कारण इसमें कुछ फील्ड करंट गया, तो फील्ड करंट गया तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ रेसिडुअल फ्लक्स का दोनों फ्लक्स जुड़ गया, ईएमएफ बोलते हैं नहीं, इस फील्ड करंट के कारण फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, फ्लक्स और रेसिडुअल फ्लक्स जुड़ गया, यानी फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया। फ्लक्स का वैल्यू बढ़ने के कारण ईएमएफ का वैल्यू बढ़ गया, ईएमएफ बढ़ा तो फिर से फील्ड करंट बढ़ा और फ्लक्स बढ़ा, और ये प्रोसेस लगातार चलते गया, और इस तरह से आपका शंट जनरेटर में आपका ये वोल्टेज बिल्डअप हो गया। हम लोग शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप देख चुके हैं। अब एक टर्म आता है फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। इसको हम लोग समझते हैं फील्ड रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है। तो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन जो होता है, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन इसको हम लोग ड्रा करते हैं IF RF ड्रॉप, यानी फील्ड में जो ड्रॉप हो रहा है और IF, ये दोनों के वर्सेस यानी ये दोनों के बीच ड्रा करते हैं। तो ये जो लाइन हमको मिलता है उसको बोलते हैं फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। जैसे देखिए तो यहाँ पे इसी में अगर ड्रा करें तो ये IF है, अगर IF RF इसमें ड्रा करें, अगर इसमें IF RF ड्रा करें देखिए तो किस तरह से मिलेगा। पहले अलग ड्रा कर देते हैं IF RF ड्रा, ये आपका IF है। तो अगर IF RF ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से मिल सकता है, या इस तरह से मिल सकता है, या इस तरह से मिल सकता है। तो इसका जो एम है, स्लोप है, वो कम है, उससे ज़्यादा स्लोप इसका, उससे ज़्यादा स्लोप इसका, और ये ड्रॉप क्या है, IF RF ड्रॉप है, IF RF ड्रॉप है। अगर यहाँ से हम स्लोप देखना चाहें तो स्लोप इक्वल टू होता है y x, यानी अगर यहाँ से IF RF बाई IF कीजिएगा तो ये जो मिलेगा आपको RF मिलेगा, यानी जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका फील्ड रेजिस्टेंस यानी RF ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका फील्ड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो एम जो आपको दे रहा है, स्लोप जो आपको दे रहा है वो फील्ड रेजिस्टेंस को दे रहा है। तो यहाँ से तो आप नोट कीजिए एम यानी स्लोप इक्वल टू
आर एफ यानी फील्ड रेजिस्टेंस देगा। फील्ड रेजिस्टेंस लाइन में जो एम या स्लोप होगा वो आपको फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू देगा। तो देखिए इसमें हम ड्रा करते हैं, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करते हैं। तो आपका फील्ड रेजिस्टेंस लाइन इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है। ये आपका है R1, R2, R3, R4। तो यहाँ देखिए तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? R4 का। तो आपका R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। इस ग्राफ को यहाँ पर बना देते हैं। ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। तो जो रेजिस्टेंस ये आपको OCC है। ये जो ग्राफ आपका है OCC है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक या बोल सकते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है। तो OCC और फील्ड रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पर कट करेगा वही आपका जनरेटेड ईएमएफ होगा। ये आपका ईजी है। यानी यहाँ से ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि जिसका स्लोप अधिक होगा यानी जिसका फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू अधिक होगा उसमें जनरेटेड ईएमएफ कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा यानी फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उसका जनरेटेड ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो देखिए इस चीज़ को तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि आपका जो जनरेटेड ईएमएफ होता है Eg डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, IF यानी फील्ड करंट। और जो IF आपका होगा, IF जो होगा V/RF होगा। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर लिखिएगा तो Eg इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RF का। यानी अगर आप फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दीजिएगा तो आपका IF यानी फील्ड करंट का वैल्यू घट जाएगा, यानी फ्लक्स का वैल्यू घट जाएगा, तो आपका जनरेटेड ईएमएफ का वैल्यू घट जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि सैचुरेशन का इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर सैचुरेशन का इफेक्ट आएगा तो ये सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से भी देख रहे हैं कि आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है Eg इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RF की। यानी जिस मशीन का अगर सेम मशीन का आपको वोल्टेज कंट्रोल करना है यानी आउटपुट वोल्टेज आपको कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप लोड रेजिस्टेंस जो RF है उसको कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। कुछ रेजिस्टेंस ऐड कीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस ऐड कर करके आप फ्लक्स को कम बेसी करके आप आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ R1 के केस में सबसे ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, R2 के केस में उससे कम होगा, R3 के केस में उससे कम होगा, R4 के केस में उससे भी कम होगा। अगर आप लोड रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस केस में बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस होता है, बहुत कम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब इसी में फील्ड रेजिस्टेंस लाइन हम लोग देखें तो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन देखें तो इसी में अब एक टर्म आता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस फील्ड का रेजिस्टेंस है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस फील्ड का वह रेजिस्टेंस है जिसके लिए फील्ड रेजिस्टेंस लाइन OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का टेंजेंट हो जाता है। यानी अगर इसको ड्रा करें, देखिए इसको ड्रा कर रहे हैं, इसको ड्रा कर रहे हैं तो इसमें देखिए एक ये ड्रा करनी है और ये लाइन ड्रा करनी है और एक ये लाइन ड्रा करनी है। ये आपका R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वैसा फील्ड रेजिस्टेंस जिसके लिए फील्ड रेजिस्टेंस लाइन OCC यानी नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का टेंजेंट हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस। वह फील्ड रेजिस्टेंस जिसके लिए फील्ड रेजिस्टेंस लाइन
OCC का टेंजेंट हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। यानी द वैल्यू ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस फॉर विच फील्ड रेजिस्टेंस लाइन इज टेंजेंट टू OCC कर्व या बोल सकते हैं OCC ग्राफ इज कॉल्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो इस केस में आपका जो R2 है वो OCC का टेंजेंट है, तो R2 इस केस में क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अब देखिए हम डिफरेंट स्पीड के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, यानी एक जनरेटर ले रहे हैं, उस जनरेटर का स्पीड हम वैरी कर रहे हैं और उसका फील्ड रेजिस्टेंस हम कांस्टेंट रखे हुए हैं। देखिए एक जनरेटर है, अच्छा इसमें R2 आपका है क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू यानी फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से बढ़ा देते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका EMF इंड्यूस नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ से बढ़ा दिए तो उस केस में आपका EMF इंड्यूस नहीं होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप लोड फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू एक वैल्यू के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो उस केस में क्या होगा कि फील्ड करंट का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, और जब फील्ड करंट का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा तो उस केस में आपका क्या होगा कि EMF ही इंड्यूस नहीं होगा। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बाद अगर आप फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्रिटिकल रेजिस्टेंस से बढ़ा देते हैं तो उस केस में आपका EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, इसमें हम फील्ड रेजिस्टेंस कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी किसी पार्टिकुलर फील्ड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग मशीन का स्पीड वैरी करा करके OCC ग्राफ देख रहे हैं। पहले OCC ग्राफ बना लेते हैं। ये N1 स्पीड के लिए है, ये N2 स्पीड के लिए है, N1 के लिए है, ये N2 के लिए है, ये N3 के लिए है और ये N4 के लिए है। तो देखिए N1 के केस में यहाँ पर N1 सबसे ज़्यादा है, N1 ग्रेटर देन, N2 ग्रेटर देन, N3 ग्रेटर देन N4। तो देखिए N1 सबसे अधिक है, तो N1 के केस में आपको सबसे ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा। तो EMF जनरेटेड EMF देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरेटेड EMF देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि लोड लाइन रेजिस्टेंस लाइन OCC को कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखिए N1 स्पीड के केस में यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा EG1। N2 के केस में यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा EG2। अगर यही N3 के केस में देखें तो N3 के केस में कुछ इधर कट कर रहा, तो ये आपका हो जाएगा EG3 और ये आपका हो जाएगा EG4। यानी अगर हम कोई मशीन मान लें, देखिए कोई मशीन था उसको हम N1 स्पीड पे चला रहे थे, तो N1 स्पीड से चलाते फिर उसका स्पीड और कम कर दिया, तो ये हो गया N2। तो N2 हो गया स्पीड, तो उसका ये और घट गया। अब उसका स्पीड हम और कम कर दिए, तब हम लोग ये देख रहे हैं कि उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जिस तरह से हम लोग स्पीड को घटाते जा रहे हैं तो हमारा OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो OCC होगा, आपका OCC का ग्राफ होगा वो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन को कट कर देगा। तो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन को कट कर देगा तो उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। एक टर्म और यहाँ पे आता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ये तो आया था क्रिटिकल रेजिस्टेंस को समझते हैं। क्रिटिकल रेजिस्टेंस हम ये बोल रहे हैं कि कोई मशीन था वो N1 स्पीड पे ऑपरेट कर रहा था, उसका स्पीड हम लोग घटा दिए तो उसका EMF घट गया। हम लोग देख रहे हैं ग्राफ नीचे आ गया, उसका स्पीड और घटा दिए, तो स्पीड घटाते जाते हैं। तो एक समय हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है वो OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का टेंजेंट हो जाता है। तो जब फील्ड रेजिस्टेंस लाइन OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का टेंजेंट हो जाए तो उस कंडीशन में जो स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। यानी स्पीड को घटाते आप स्पीड को इतना कर दीजिए कि उस केस में जो फील्ड रेजिस्टेंस है
जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल फील्ड हो जाए। यानी अगर आप स्पीड को घटाते जा रहे हैं तो जिस स्पीड पे ये ओसीसी को यानी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन ओसीसी को टच कर दे रहा तो उस स्पीड को आप बोल दे रहे हैं क्रिटिकल स्पीड, उस स्पीड को आप बोल रहे हैं क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड पे क्या हो रहा, क्रिटिकल स्पीड पे आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल स्पीड पे आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल स्पीड पे आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर हो जा रहा है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर हो जा रहा है। यानी अगर आप स्पीड क्रिटिकल स्पीड से घटा देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। देखिए इसके बाद हम स्पीड को क्रिटिकल स्पीड से भी घटा दिए, L4 पर लेके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में देखिए ईएमएफ बहुत कम इंड्यूस हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर आप स्पीड क्रिटिकल स्पीड से घटा दीजिएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, जनरेटर के पास कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आप फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू से बढ़ा देते हैं तो उस कंडीशन में आपका कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा था। और क्रिटिकल स्पीड में हम लोग क्या देखें कि अगर स्पीड को हम लोग घटाते जाते हैं तो हमारा ओसीसी का नीचे आते जाता है। तो एक समय ऐसा भी आता है कि वो ओसीसी को जो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है वो ओसीसी का टेंजेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो स्पीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। यानी क्रिटिकल स्पीड के टाइम फील्ड रेजिस्टेंस जो आपका होता है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। यानी अगर आप स्पीड का वैल्यू क्रिटिकल स्पीड से घटा देते हैं तो आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अभी हम लोग देखिए शंट जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप। हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप का कंडीशन क्या होता है। तो वोल्टेज बिल्डअप का सबसे पहला कंडीशन होता है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, रेसिडुअल फ्लक्स था तो उसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो उसके कारण फिर फील्ड करंट जा रहा था और ये प्रोसेस दूर आ रहा था तो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो सबसे पहले मटेरियल के अंदर कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। उसके बाद रेसिडुअल फ्लक्स है लेकिन अगर आपका फील्ड करंट जा रहा है, मान लेते हैं कि 5 रेसिडुअल है, 5 रेसिडुअल मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन 5 रेसिडुअल के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण जो करंट आया उसका फ्लक्स मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अगर उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा तो वो तो जो 5 रेसिडुअल है उसको खत्म कर देगा। जब 5 रेसिडुअल को ही खत्म कर देगा तो आपका जो ईएमएफ बढ़ना चाहिए था यानी वोल्टेज बिल्डअप होना चाहिए था वो नहीं होगा, यानी ईएमएफ बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, यानी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो दूसरा कंडीशन ये होता है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो है लेकिन जनरेटर इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए, कि आपका जो फील्ड फ्लक्स आ रहा है, फील्ड फ्लक्स और रेसिडुअल फ्लक्स ऐड होना चाहिए, यानी इस तरह से दोनों कनेक्ट होना चाहिए। इसका जनरेटर का पोलैरिटी इस तरह से होना चाहिए कि उसमें फ्लो होने वाला फील्ड करंट इस तरह से हो कि रेसिडुअल फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स ऐड हो, तब जाकर के आपका वोल्टेज बिल्डअप होगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये हम लोग जानते हैं कि अगर आप क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस को क्रिटिकल रेजिस्टेंस से बढ़ा दीजिएगा तो उस कंडीशन में भी वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। यानी फील्ड रेजिस्टेंस आरएफ लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस आरएफ लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसके बाद चौथा चीज हम लोग ये भी देखे थे कि हम लोग अगर स्पीड को एक पार्टिकुलर वैल्यू से यानी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होना चाहिए, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होता। तो उस स्पीड को हम लोग बोल रहे थे क्रिटिकल स्पीड, यानी जो ए है यानी स्पीड होना चाहिए मशीन का वो होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड होना चाहिए ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। अगर क्रिटिकल स्पीड से कम होगा तो उस कंडीशन में भी आपको ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। तो क्या कंडीशन होता है वोल्टेज बिल्डअप के लिए? वोल्टेज बिल्डअप के लिए सबसे पहला कंडीशन होता है कि मटेरियल के अंदर कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है कि जो रेसिडुअल फ्लक्स है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके करंट जो फील्ड करंट जाएगा और उस फील्ड करंट के कारण जो फील्ड फ्लक्स होगा वो दोनों ऐड होना चाहिए। यानी जनरेटर का पोलैरिटी इस तरह से होना चाहिए कि फील्ड फ्लक्स और रेसिडुअल फ्लक्स
दोनों ऐड हो। इसके बाद हम लोग देखें कि फील्ड रेजिस्टेंस RF जो होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, और मशीन का स्पीड जो होना चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको जाकर के वोल्टेज बिल्डअप होता है। अगर मान लेते हैं इन केस आपकी मशीन के अंदर रेसिडुअल फ्लक्स नहीं है, या रेसिडुअल फ्लक्स था लेकिन फील्ड फ्लक्स का वैल्यू रेसिडुअल फ्लक्स से अपोजिट होने के कारण रेसिडुअल फ्लक्स को खत्म कर दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर में वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के क्रॉस जुड़ा हुआ रहता है, तो या तो आपका रेसिडुअल फ्लक्स ना हो, या रेसिडुअल फ्लक्स को ये फील्ड फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण खत्म कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ आर्मेचर से हम लोग इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके क्रॉस हम लोग DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और DC वोल्टेज अप्लाई करके इसको मैग्नेटाइज करते हैं, और जब मैग्नेटाइज करेंगे तो उस कंडीशन में फिर से इसमें रेसिडुअल फ्लक्स आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग। तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए हम लोग कंडीशन देखें, रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए, और फील्ड फ्लक्स और रेसिडुअल फ्लक्स दोनों ऐड होना चाहिए, और फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, स्पीड मशीन का स्पीड क्रिटिकल स्पीड से अधिक होना चाहिए।